नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं दो ऐसी घटनाओं के बारे में बात करूंगा जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया है और जिनसे भारत के लिए दो सबक छिपे हैं। मैं बात कर रहा हूं अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई शिखर बैठक की, और दूसरी घटना है राष्ट्रपति ट्रंप का व्हाइट हाउस में जेलेंस्की, नाटो प्रमुख और यूरोपीय संघ के नेताओं से मिलना। अब यह अच्छी तरह से जाना जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप पारंपरिक अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं जो सहयोगियों के साथ बातचीत करें, नीति टीम की सलाह लें, अपनी सुरक्षा व्यवस्था या खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर कोई नीति बनाएं। राष्ट्रपति ट्रंप एक बड़े सौदेबाज हैं और सफल भी हैं। तो उनमें एक बड़े सफल सौदेबाज की सभी विशेषताएं हैं और वे चार हैं। कोई भी सौदेबाज जब वह किसी कमजोर पक्ष के साथ बातचीत करता है तो वह उस पक्ष को दबाव में लाकर अपने पक्ष में सौदा करवाने की कोशिश करता है। लेकिन जब सौदेबाज अपने बराबरी के किसी साझेदार से डील करता है तो वह सम्मान दिखाता है। वह सम्मानजनक व्यवहार करेगा क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे सौदा संभाला जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जब बराबरी के साझेदार से डील की जाती है तो सौदेबाज हमेशा चाहता है कि जल्द से जल्द आमने सामने बातचीत हो ताकि सौदे की बात सीधे उसी से स्पष्ट हो जाए और उसके बाद सौदा तय हो जाए। और चौथी बात यह है कि एक सौदेबाज हमेशा चाहता है कि किसी भी बाहरी कारक के सौदे को प्रभावित करने से पहले वह सौदा जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अब जब हम राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में ये बातें समझ लेते हैं तो यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को क्यों भेजा, जहां उन्होंने वहां की नीति निर्माण टीम से बातचीत की और राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की। जब विटकॉफ वापस आए तो उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि हाँ, राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक समझौता किया जा सकता है, और इसी वजह से अलास्का में शिखर बैठक हुई। अब इस शिखर बैठक के बारे में ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन के लिए सचमुच रेड कारपेट बिछाया, और यह रेड कारपेट उनके विमान तक बिछा था जो उन्होंने किसी अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्ति के लिए नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ट्रंप इस बात को लेकर सजग थे कि वे एक बराबरी के व्यक्ति, एक महाशक्ति के नेता से बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 3.5 सालों से रूसियों ने यूक्रेन में अमेरिका समर्थित नाटो के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध लड़ा है और वे युद्ध के मैदान में जीत रहे हैं। और रूस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों के बावजूद आज रूस यूरोप की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। तो वह इन सब बातों से अवगत थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को बहुत सम्मान दिया। दोनों नेताओं ने बैठकर 2 घंटे 30 मिनट तक बातचीत की, और ट्रंप को पुतिन से जो मिला वह अनमोल था क्योंकि उन्हें रूसी दृष्टिकोण मिला। युद्ध की उत्पत्ति के बारे में उनका क्या विचार था, यह कैसे शुरू हुआ और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। यह ऐसी चीज थी जो ट्रंप अपने सहयोगियों या अपनी नीति निर्माण टीम से नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो जब उन्हें यह सीधी जानकारी मिल गई, ट्रंप को पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि अब वह पुतिन के साथ एक ऐसा समझौता कर सकते हैं जो उन्हें 2 तरह से मदद करेगा। पहला, यह उनके मैगा एजेंडा अमेरिका को फिर से महान बनाओ को आगे बढ़ाएगा, जिसका उन्होंने अपने मतदाताओं से वादा किया है। और दूसरा, यह ट्रंप को पुतिन के साथ अच्छे आर्थिक समझौते करने में मदद करेगा। अब देखिए, जब हम मागा की बात करते हैं तो इसमें कई तत्व शामिल हैं। उदाहरण के लिए, मागा का मतलब है कि विनिर्माण को फिर से अमेरिका लाना। यह अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज को कम करने के बारे में भी है, जो आज $37 ट्रिलियन है। यह भी सुनिश्चित करने के बारे में है कि पश्चिमी गोलार्ध में किसी बड़ी शक्ति का प्रभाव न हो। और जिन बड़ी या महान शक्तियों की मैं बात कर रहा हूं वे चीन और रूस हैं। और यह पूर्वी एशिया में चीन के साथ सुरक्षा और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बारे में भी है। लेकिन सबसे बढ़कर यह हमेशा के लिए युद्धों को समाप्त करने के बारे में है, क्योंकि यह उन सभी चीजों में सबसे ठोस है जिनका मागा समर्थन करता है। और यह उस वादे के बारे में है जो उन्होंने अपने मतदाताओं से किया है कि वे एक शांतिकाल के राष्ट्रपति होंगे, युद्ध काल के राष्ट्रपति नहीं होंगे। वह युद्ध शुरू नहीं करेंगे बल्कि युद्धों को समाप्त करेंगे।
और अब वह बार बार दावा कर रहे हैं कि मैंने 6 युद्धों को समाप्त किया है। और सबसे ऊपर वह हमेशा भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हैं, क्योंकि उस युद्ध के बारे में उन्होंने कहा, मैंने ही युद्ध विराम करवाया, वरना यह परमाणु युद्ध बन सकता था। तो उन्होंने पुतिन से अपनी बातचीत के बाद यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का अवसर देखा और दोनों नेताओं ने मीडिया के साथ बहुत संक्षिप्त बातचीत की, बहुत ही संक्षिप्त। और जहां तक रूस विरोधी पश्चिमी मीडिया, अमेरिकी मीडिया और पश्चिमी विश्लेषकों का सवाल है, उनमें से अधिकांश ने इसे एक असफलता घोषित कर दिया इस शिखर बैठक को, और कहा कि पुतिन ने ट्रंप पर बढ़त हासिल कर ली। और वे तो यहां तक कह गए कि पुतिन को अब सम्मान मिल गया है, वह पहले अलग थलग थे, अब उन्हें फिर से विश्व मंच पर लाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह बकवास है, क्योंकि वे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दुनिया का 80% हिस्सा जो ग्लोबल साउथ है वह पुतिन के साथ खड़ा है, और वह 20% जिसके बारे में वे बार बार बात करते हैं, यानी पश्चिमी दुनिया, अब असल में दुनिया नहीं रही। लेकिन ये एक अलग कहानी है। लेकिन देखिए, किसी भी समझदार पर्यवेक्षक के लिए यह बहुत स्पष्ट था कि यह शिखर सम्मेलन सफल रहा, क्योंकि दोनों नेताओं की विदाई के समय ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह अब जेलेंस्की यूक्रेन को सीधे रूस से बात करने के लिए कहेंगे, ताकि इस युद्ध का अंत हो सके, और अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद भी वहां मौजूद रहेंगे। दूसरे शब्दों में, एक त्रिपक्षीय बैठक की बात हो रही थी और पुतिन ने उन्हें अंग्रेजी में आमंत्रित किया और कहा, आपको मास्को आना ही होगा। इसका मतलब है कि अगला शिखर सम्मेलन मास्को में आयोजित किया जाएगा। अब जैसे ही पुतिन मास्को के लिए रवाना हुए, ट्रंप ने तुरंत नाटो प्रमुख और जेलेंस्की को फोन किया, जो दो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। और फिर जेलेंस्की ने सभी यूरोपीय संघ के नेताओं को इकट्ठा किया, उनके साथ बातचीत की, और सभी ने व्हाइट हाउस आने का फैसला किया ताकि जेलेंस्की के पक्ष में तर्क दिया जा सके। और जेलेंस्की के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई शांति समझौता नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल युद्ध विराम होना चाहिए। लेकिन उनके आने से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यूक्रेन में कोई युद्ध विराम नहीं होगा और केवल शांति समझौता ही होगा, और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यूक्रेन को क्रीमिया छोड़ना होगा और भूमि की अदला बदली होगी। लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, और सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोपीय नेताओं को दी गई थी, और निश्चित रूप से इसका श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप को जाता। तो ये सब पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया था। अब हमारे पास दूसरा हिस्सा है। हमारे पास ये यूरोपीय संघ के नेता व्हाइट हाउस में मौजूद थे, और अगर आप व्हाइट हाउस द्वारा जारी की गई तस्वीर देखें तो वे वास्तव में एक प्रधानाचार्य के सामने स्कूल के बच्चों की तरह दिखते हैं। उनमें से कोई भी ट्रंप को नाराज करने वाली कोई बात नहीं कह रहा था। वे वहां बेहद असहाय थे, और इसका कारण भी सीधा था, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका की मदद के बिना यूक्रेन युद्ध एक हफ्ता भी नहीं चल सकता और नाटो का अंत हो जाएगा। तो वे सभी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ कर रहे थे, इसलिए यह कमोबेश स्पष्ट है कि यह एक त्रिपक्षीय बैठक होगी। तीनों नेता इसमें ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की होंगे। और अब जेलेंस्की भी एक ऐसे शांति समझौते की बात कर रहे हैं जो अधिक अनुकूल हो। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या है? जहां तक ट्रंप का सवाल है, उन्होंने एक बड़ा सबक सीखा होगा, और वह यह है कि अगर वे मेगा परियोजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही सीधे संपर्क के जरिए महाशक्तियों के संबंधों का प्रबंधन करना होगा। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बार बार कहा है, आज इस बहुध्रुवीय दुनिया में केवल 3 ही महाशक्तियां हैं, और वे हैं अमेरिका, चीन और रूस। तो उन्होंने पहले ही संकेत दिया है, राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि इस साल के अंत में वे चीन जाने की संभावना रखते हैं ताकि राष्ट्रपति शी से मिल सकें, तो यह काफी संभव लगता है। तो यह वह सबक है जो उन्होंने इस बातचीत के बाद सीखा होगा। और वह कौन सा सबक है जो भारत को सीखना चाहिए? सबक सीधा है कि भारत कोई महाशक्ति नहीं है। भारत तो ईयू देशों के आसपास भी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि उनके पास वह तकनीकी स्तर है जो भारत के पास नहीं है।
अगर उन्हें स्कूल के बच्चों की तरह व्यवहार किया जाएगा तो ट्रंप के सत्ता में रहने तक भारत के साथ और भी बुरा व्यवहार किया जाएगा। और इसका कारण यह है कि ट्रंप के लिए आज भारत के साथ कोई रणनीतिक संबंध नहीं है, क्योंकि उनके सभी पूर्ववर्तियों के विपरीत, जो भारत को चीन के खिलाफ एक सैन्य दीवार के रूप में देखना चाहते थे और भारतीय महासागर क्षेत्र में युद्ध सहित एक नेट सुरक्षा प्रदाता की भूमिका देना चाहते थे, ट्रंप ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने उस सुरक्षा प्रतिस्पर्धा को केवल पूर्वी एशिया तक सीमित कर दिया है, उससे अधिक कुछ नहीं। और जो बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि भारत ने उन्हें वह श्रेय देने से इनकार कर दिया है जो उनके अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लाने के लिए उन्हें मिलना चाहिए था। तो इन सब के बावजूद भारतीय जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह है 13 फरवरी के संयुक्त बयान के माध्यम से, जिसमें भारत ने कहा है कि हम द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 131 अरब डॉलर से बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 500 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। असल बात यह है, और हमने बहुत वादे किए हैं, भारत ने बहुत वादे किए हैं, इसका ट्रंप पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रंप जो चाहते थे वह उन्हें नहीं मिला। इसलिए हम अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बहुत दबाव देखेंगे। उदाहरण के लिए, अब पहले से ही भारत को रूस से मिलने वाले तेल पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी जा रही है, जो कि वे चीन पर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि चीन एक महाशक्ति है। कृपया इसे याद रखें। और हर दिन अगले साल परेशानी होगी, क्योंकि अगले साल भारत के साथ ब्रिक्स की अध्यक्षता है और हर दिन भारत को ट्रंप के साथ परेशानी होगी। अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूं। दूसरा बिंदु यह है कि कृपया याद रखें कि आज दुनिया बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। इसका मतलब यह है कि इस बहुध्रुवीय दुनिया में अमेरिका आधारित नियम आधारित व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। अब 3 महाशक्तियां हैं। इन तीनों महाशक्तियों की अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की क्षमता है, लेकिन बाकी सभी देश यानी 3 महाशक्तियां घटाकर आज की दुनिया के 143 देशों में से बाकी देश या तो अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखें या फिर उन्हें अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था बनानी होगी। आदर्श रूप से एक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अमेरिकियों की वह नियम आधारित व्यवस्था अब समाप्त हो चुकी है। तो अगर आपके पास वह संरचना नहीं है तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, जैसा कि हमने यूरोपीय संघ के नेताओं की स्थिति में देखा। आज यूरोपीय संघ के नेताओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनमें रूस के प्रति इतनी नफरत है कि वे रूस को शामिल करके कोई सुरक्षा व्यवस्था बनाने के बारे में सोच ही नहीं सकते, जबकि यही वह आदर्श चीज है जिसकी उन्हें तलाश करनी चाहिए। वे पूरी तरह से तैयार हैं कि वे ट्रंप के हाथों अपमानित हों और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाए, और वास्तव में यही उन्हें मिलेगा। अब जहां तक भारत का सवाल है, भारत के पास यह विकल्प है। भारत के पास एक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था का विकल्प है अगर भारत चीन को प्रतिद्वंद्वी मानना और पाकिस्तान को दुश्मन मानना बंद कर दे। अगर भारत इन दोनों देशों को साझेदार के रूप में देखना शुरू कर दे तो भारत अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था बना सकता है। और जहां तक भारत की विदेश नीति का सवाल है, अगर यूरोपीय संघ के नेताओं से और उनके साथ किए गए व्यवहार से कोई सबक लेना है तो वह ये है, अपनी सारी उम्मीदें ट्रंप पर मत टिकाओ। विकल्प मौजूद हैं, ब्रिक्स के विकल्प हैं। अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। एससीओ है, जहां प्रधानमंत्री बहुत जल्द चीन जा रहे हैं ब्रिक्स के लिए एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए, और समय सीमित है। मैं क्यों कह रहा हूं कि समय सीमित है? कृपया समझिए कि चीन एक महाशक्ति है। उसके पास एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास योजना है जिसे न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान कहा जाता है। ये योजना 2017 में शुरू हुई थी और 2030 में समाप्त होगी। इसका मतलब है कि अब सिर्फ 5 साल बचे हैं, जिसमें चीन ने इस योजना में कहा है कि वह दुनिया में एआई का नेता बनना चाहता है। एक नेता, ये पहले से ही अनाज तकनीक, माफ कीजिए, हरित तकनीक में नेता है, तो ये बड़ी तकनीक में भी नेता बनना चाहता है और चीन के लिए ये पूरी तरह से संभव है। मैं यहाँ विस्तार में नहीं जाना चाहता।
तो मैं यह क्यों कह रहा हूं कि समय कम है, इसका कारण ये है कि वैश्विक दक्षिण के कई देश, जिनमें हमारे पड़ोसी भी शामिल हैं, वे चीनी तकनीक पर निर्भर होंगे, जिससे भारत के लिए डिजिटल व्यापार में बहुत सारी इंटरऑपरेबिलिटी और सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो मैं यहाँ जो बात कह रहा हूँ वह बहुत सीधी है कि भारत को अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करना होगा इन दो बड़ी बातों के संदर्भ में, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। और कल मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के बारे में बात करूंगा और ये भारत के लिए क्या मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।